तो अभी हम लोग कुछ रोगों के बारे में पढ़े, उनके क्या क्या लक्षण थे, किस तरह से वो फैलते हैं, ट्रांसमिशन कैसे उन रोगों का होता है। 9 रोग के बारे में सिलेबस में हमने पढ़ाया था। अब यहाँ वास शब्द है, वास, WAS, चारों कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है। वास, यहाँ जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की अवधारणा, हेडिंग है, कंसेप्ट अबाउट वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। शब्द को पहचानो, शब्द को, WA, दोनों को एक में मिला, W से हो गया वाटर, पानी, S सैनिटेशन, ये स्वच्छता शब्द है यहाँ, जल के बाद स्वच्छता है, तो हाइजीन स्वास्थ्य विज्ञान को कहते हैं, हेल्थ साइंस, हाइजीन। बहुत पहले से ही स्वास्थ्य के विषय में हम सुनते चले आ रहे हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके पास सब कुछ है, बहुत पैसा रुपया हो, बहुत धन दौलत खजाना भरा हुआ हो, वो बराबर अस्वस्थ है तो उसके लिए सब पैसा बेकार। स्वास्थ्य के ऊपर हमेशा ध्यान दिया जा रहा है। एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य होता है, एक सामाजिक स्वास्थ्य होता है। व्यक्ति जैसे समय पर साफ सफाई करें, कपड़े वगैरह साफ रखें, शरीर की सफाई करें, नाखून वगैरह में गंदगी न जमने पाए। सामाजिक सोशल हाइजीन शब्द है, देखो यहाँ ध्यान दोगे, ये जो शब्द है ना, WA से वाटर, S से सैनिटेशन, H से हाइजीन कहते हैं, HYGINE, हाइजीन कहते हैं स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ साइंस। ये पूरा सबको याद कर लीजिएगा। तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल हेल्थ, इंडिविजुअल हाइजीन स्वास्थ्य, और सोशल हाइजीन सामाजिक, जैसे कूड़ा कचरा समाज का पड़ा हुआ है तो देखिए म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ आती हैं, उठा के ले जाती हैं। सही सबको पीने का पानी सप्लाई हो, शुद्ध पानी रहे, वाटर सबसे पहली चीज़ यहाँ दिया गया, WH वाटर, शुद्ध जल की आपूर्ति समाज में हो। तो जल से, अशुद्ध जल सप्लाई से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। देखिए हमने लिख दिया है WHO के अनुसार, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड WH हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डायरिया से संबंधित, डायरिया रोग अभी बताए थे, 88% रोग असुरक्षित जल ग्रहण करने से होते हैं। इम्प्योर वाटर, सुरक्षित वाटर नहीं, जो आप सप्लाई पा रहे हो उसको सुरक्षित मत समझिए, प्योर नहीं पूरा है, बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। असुरक्षित वाटर 88% रोग, ये WHO का पूरे विश्व की बात है, ये नहीं केवल भारत की बात नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अपर्याप्त स्वच्छता, अगर स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता अभियान देख रहे हैं ना कितना तेजी से चलाया जा रहा है, अस्वच्छता से एवं सफाई की कमी के कारण हमारा आपका दायित्व है कि हम अपने पास पड़ोस की सफाई करें। जैसे आप घरों की सफाई करते हो, ऐसा नहीं कूड़ा कचरा निकाले और सामने घर के अगर नाली वगैरह है तो उसमें डाल दें, हो गई। हम क्या सामाजिक स्वास्थ्य करेंगे? अपना स्वास्थ्य मतलब ये नहीं घर का कूड़ा निकाल कर बाहर नाली में डाल दिया जाए, उसका एक स्थान बना हुआ, वहाँ कचरे को रखा जाए। खुले में शौच करना, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खुले में शौच जाते हैं, बड़ी परंपरा ये पहले थी, शौचालय घरों में बहुत कम थे, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया और मैक्सिमम कहा जाए 90% तो शौच की व्यवस्था घरों में हुई, जिससे बाहर गंदगी फैलना रुकी। ये स्वास्थ्य को स्वयं हमको ध्यान देना होगा। हम अपने घरों का जितना गंदा पानी जल में प्रवाहित कर देते, सब नालियों से होकर गंगा जी में यहाँ जा रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, उसका प्रभाव पशु पक्षियों जो पीते हैं सीधे उसका पानी पीते हैं उसको शरीर को पड़ेगा। चक्र है, चक्र चलता है। तो यहाँ पर सफाई की कमी कारण 70 से 80%, 70 से
80% अस्वस्थता माने इल हेल्थ जिसको कहते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति होता है। 70 से 80% जल प्रदूषण से होता है रोग। पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताया कि डायरिया जैसे रोग जो फैलने 88% उस जल से होते हैं। निश्चित रूप से उससे बहुत लोगों की मृत्यु होती है, और विशेष करके बच्चों में, ज़्यादा करके बच्चों की मृत्यु उसमें बहुत ज़्यादा होती है बड़े पैमाने पर। और 70 से 80% अस्वस्थ व्यक्ति होता है, वो दूषित जल के कारण ही हो रहा है। यहाँ जल प्रदूषण से ही ज़्यादा होता है। वाष्प का उपयोग अंतरराष्ट्रीय विकास परियोजना में है। अंतरराष्ट्रीय विकास, भूगर्भ जल कम हो रहा है। आगे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग पढ़ेंगे। नीचे ग्राउंड वाटर लेवल जो है धीरे धीरे वो दूर चला जा रहा है। उसका उपयोग जल बचाओ, जल मंत्रालय, अभी तो नया मंत्रालय बना है अलग से, जल मंत्रालय। जल ही जीवन है, जल को बचाना बहुत जरूरी है। और सुरक्षित जल, स्वच्छ जल सबको मिले पीने के लिए। इससे बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसलिए बार बार कहा जाए जल वायु का प्रदूषण कम हो, जल प्रदूषित कम हो, तो 80 से 90% लोग आज भी स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, ये मतलब वास शब्द हुआ। अब यहाँ 2 चीज पढ़नी सिलेबस के अनुसार। हम लोगों के कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, यहाँ हेडिंग में दिया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इंग्लिश याद करोगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर की हिंदी पहले लिखिए, ह्यूमन वेलफेयर पहले, मानव कल्याण में माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव या सूक्ष्माणु किसको कहते हैं? जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखें। जल, स्थल, वायु, सब जगह ये जीव विद्यमान है। सबसे पहले 1676 ईस्वी, 17वीं शताब्दी की घटना है, 17वीं शताब्दी का लास्ट है। 1676 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र तैयार किया। जैसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया। ये भी 17वीं सदी की घटना है। 65, 10, 75, 76, 11 वर्ष बाद रॉबर्ट हुक कोशिका की जब खोज की, सेल की जब खोज की, तो अपने द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाए, तभी कोशिका के बारे में जानकारी की जा सकती है। 1676 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी बनाया, और जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र बन गया तो सूक्ष्म जीवों की खोज शुरू हो गई। सूक्ष्म जीव जल में, हवा में, स्थल पर, हर जगह विद्यमान है, जिनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। अभी कोरोना वायरस से क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। किसी तरह का वायरस नहीं दिखाई देगा। जीवाणु बैक्टीरिया दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। लेकिन मानव कल्याण, हमारे कल्याण में, हमारी भलाई के लिए बहुत से माइक्रोब्स हैं, जरूरी हैं। पेनिसिलियम एक तरह का कवक है, नाम सुना होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे। पेनिसिलियम एक पौधा है, फंगस कवक, पेनिसिलियम नोटेटम, उसकी एक वैरायटी है, एक जाति है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1926 या 28 इसी के बीच, 20वीं सदी की बात है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाया। वंडर ड्रग इसका नाम दिया गया, वंडरफुल ड्रग है, आश्चर्यजनक ये औषधि है पेनिसिलिन। बहुत से रोगों में, थोड़ा फुंसी खाओ, बहुत से रोगों में इसका काम पेनिसिलिन का होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो फंगस एक सूक्ष्म ही है, जैसे ईस्ट पौधा है ना, ये भी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा। ईस्ट नामक पौधा, तो
इससे सैक्रोमाइसिस सेरिविसी का वैज्ञानिक नाम है, इसका सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। इससे अल्कोहल वगैरह, इसमें जाइमेज एंजाइम है। लुईस पास्चर जिसने रेबीज कुत्ते काटने का टीका हमें बताया था इससे पहले, खोज किया था लुईस पास्चर, एंथ्राक्स रोग से बचाने के लिए टीका खोज किया था। टीका शब्द का टीकाकरण का नाम दिया हुआ लुईस पास्चर का है। एडवर्ड जेनर पॉक्स के टीके का आविष्कार किया जिसको मैंने पढ़ाया पहले। तो ये कवक भी हैं, तो सूक्ष्म जीव हैं। बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जिनसे तरह तरह की दवाइयाँ बनाई जाती, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, ये सब बहुत सी दवाइयाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों से तैयार की जाती है। एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, हानिकारक जितने बैक्टीरिया हैं उनको खा जाता है, ये वायरस है। लेकिन हानिकारक जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, भोजी भोजन करना, इसका हिंदी नाम है जीवाणु भोजी, बैक्टीरिया को भोजन के रूप में खाया जाता है। बड़ा सुंदर है बैक्टीरियोफेज। तो ये सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, दूध से दही बनाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किण्वन में जब हम पढ़ा रहे थे उसमें नाम बताए थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, किण्वन क्रिया। तो उसमें ये बैक्टीरिया जीवाणु हैं, बड़े पैमाने पर अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, पनीर, दही, बिस्कुट वगैरह बनाने की फैक्ट्रियों में ये सूक्ष्म जीवों का कितना उपयोग हो रहा है, ये लाभदायक है। लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस के अनुसार ये बहुत सारी हैं सूक्ष्म जीव। हमारे लिए बैक्टीरिया, तो पहले एक प्रश्न आता था 10th क्लास में, नो बैक्टीरिया नो लाइफ, अगर जीवाणु नहीं जीवन नहीं। लेकिन यहाँ पर जैव नियंत्रक एक शब्द है, ए और बी है जैव उर्वरक। दो तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना खूब बढ़िया से, यहाँ छोटे छोटे शब्द में बताना। जैव नियंत्रक, नियंत्रक में कंट्रोलर, और जैव बायो, अंग्रेजी याद करोगे, बायो कंट्रोल, देखो यहाँ है सब, बायो कंट्रोल, जैव नियंत्रक। इसकी परिभाषा एक लाइन में हमने यहाँ लिख दिया है, हानिकारक कीट पतंगों अर्थात पीड़क, उसको पेस्ट्स, PESTS, कहीं हिंदी में इसको पीड़क इसे लिख दिया हमने। हानिकारक कीट पतंगों अर्थात पेस्ट्स को नष्ट करने उसको, या उनके हानिकारक प्रभाव को कम करने की पद्धति, तरीका, जो सिस्टम है उसको जैव नियंत्रक कहते हैं। हानिकारक जो पेस्ट्स वगैरह हैं उनको नष्ट कर दिया जाए या उनके हानिकारक प्रभाव को कम कर दिया जाए, वो जैव नियंत्रक कहलाएंगे, जिसके द्वारा किया जाए। यहाँ कुछ नाम है, जैसे बैक्टीरिया, 3 उदाहरण देना है, बैक्टीरिया से देना है, वायरस से देना है और प्रोटोजोआ से देना है। ये तीनों माइक्रोब्स हैं। देखो यहाँ से हेडिंग पर ध्यान दो, माइक्रोब्स जैव मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, हमारे कल्याण के लिए कैसे काम कर रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो हानिकारक कीट पतंगों को नष्ट करने का काम करते हैं, जो फसलों को, कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें नष्ट कैसे करते हैं। यहाँ नाम एक नाम लोगों, बैक्टीरिया बेसिलस थुरिंजिएंसिस, BT लिखते हैं, BT, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, बेसिलस BACILLUS, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, THURIN, थुरिंजिएंसिस, GENSIS, जिएंसिस, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, BT। हिंदी में हमने लिख दिया, इंग्लिश में लिखे। बेसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग बटरफ्लाई के कैटरपिलर जो लार्वा होते हैं उसको नष्ट कर देता है। ये लार्वा फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो एक तरह का बैक्टीरिया है जो उन लार्वा को ही नष्ट कर देगा। चटा इत्यादि के लार्वा को भी नष्ट करता है, काकरोच वगैरह के लार्वा होते हैं उनको नष्ट कर देता है, जिससे ये नुकसान पहुंचाने वाले, इनको पेस्ट्स कहते हैं, पेस्ट्स, पीड़क। इनको नष्ट करने में बैक्टीरिया का एक बेसिलस थुरिंजिएंसिस एक नाम याद करो, ज़्यादा याद नहीं करना है। दूसरा वायरस का नाम है NPV या CPV इसको कहते हैं, हमने एक ही नाम लिखा है, न्यूक्लियो
पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एन न्यूक्लियो, पी पॉलीहाइड्रोसिस, भी वायरस। 3 शब्द है, एनपीवी हमने लिख दिया, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस, HEDROSIS होता है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। हाँ, बहुत से कीटों के लार्वा को ये वायरस नष्ट करता है, वहाँ बैक्टीरिया नष्ट करता है, बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, एनपीवी या सीपीवी भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, उसी का नाम न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक दोनों नाम रखा गया है, यहाँ एक ही नाम में रखा है, एनपीवी। ये वायरस हो गया। एक उदाहरण से देना है, ये कीट पतंग जो उसके लार्वा वगैरह हैं, फसलों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम परिभाषा में उनके हानिकारक प्रभावों को कम करना है, जिससे सुरक्षित कृषि में इसका उपयोग किया जा रहा है, कीट पतंगों को नष्ट करने में किया जा रहा है। तो जीवाणु बैक्टीरिया भी करते हैं, वायरस भी करते हैं, एनपीवी नामक वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस, बहुत टेढ़े नाम है, ज़्यादा उसमें नहीं, 1-2 नाम यहाँ इसीलिए हमने लिखा है। प्रोटोजोआ, नोसेमा स्पीसीज, नोसेमा, NOSCMA, एसपी लिख दिया, नोसेमा स्पीसीज, NOSCMA स्पीसी, जाति, विभिन्न कीटों के पेस्ट वही जो हानि पहुंचा रहे हैं, बहुत से कीटों के पेस्ट को यह प्रोटोजोआ है, नोसेमा स्पीसीज का एक प्रोटोजोआ है जो बहुत से कीटों को नष्ट कर देता है। इस तरह से 3 हो गए, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ। ये तीनों क्या हैं? जैव नियंत्रक हैं, ये सभी सजीव हैं और सभी नियंत्रण का काम करते हैं। हानिकारक कोई कीट है, पेस्ट है, पीड़क है, तो उसको विभिन्न तरीके से उसके लार्वा को ही शुरू में ही नष्ट कर देंगे, बढ़ने नहीं पाएगा। जो हमारे लिए जैव नियंत्रक, बायो एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते, एजेंट है ये सब, देख लो, जैसे और चीज़ों के एजेंट होते हैं वैसे ये भी फसलों को बचाने के लिए एक एजेंट है, काम करते हैं, नियंत्रण का काम करते हैं। अब है जैव उर्वरक, उर्वरक कहते हैं खाद को, उर्वरा शक्ति जो बढ़ाए। अब इसे हमको है कि जैव नियंत्रक जो हैं, हमको कोई जैसे आजकल बहुत से रासायनिक पदार्थ का छिड़काव हम करते हैं फसलों को, तो रासायनिक प्रभाव देखोगे, बहुत सारी सब्जियों पर कीटों को मारने के लिए तरह तरह के स्प्रे किए जाते हैं, वो सब जहरीले होते हैं, तो कीटों को तो मार देंगे, लेकिन उसका हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। लेकिन ये तो सूक्ष्म जीव है, ये तो हम नुकसान नहीं कुछ कर रहे हैं, कीटों को मार दे रहे हैं। जैसे वातावरण में प्रदूषण भी नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत ही जैव नियंत्रक लाभदायक है। बायो कंट्रोल एजेंट जो हैं बहुत काफ़ी लाभदायक हैं। थोड़ा बड़ा नुकसान है कि कभी कभी लाभदायक को भी नुकसान कर दीजिए। अब मान लो केचुआ है जमीन में, इसको हम लोग नेचुरल प्लाऊमैन, प्राकृतिक हलवाहा कहते हैं, हलवाहा जो हल जोतता है, प्राकृतिक हलवाहा नेचुरल प्लाऊमैन है। तो कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जैव नियंत्रक जो लाभदायकों को थोड़ा बड़ा नुकसान कभी कभी करते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, इसलिए इसका लाभदायक प्रभाव हो जाता है। इससे वातावरण भी प्रदूषित होने से बच जाता है, तो इसका बहुत लाभ है। और इसका जैव उर्वरक, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक जीवधारी के द्वारा जो उर्वरक ऑर्गेनिक फसलें उगाई जाएं। अब हम क्या करते हैं, यूरिया है, डाई अमोनियम फास्फेट है, तरह तरह की रासायनिक खादों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो फसलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन वो रसायन जो है फसलों पर एक्यूमुलेट जमा हो रहा है, उन खेतों का पानी बह करके नदी नालों के द्वारा नदियों में और जल स्रोतों में जा रहा है, तो उनको भी प्रदूषित कर रहा है। ये सब रासायन बढ़ रहे हैं। मिट्टी के अंदर बहुत सारे लाभदायक बैक्टीरिया हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, तो हानिकारक प्रभाव। लेकिन जैव फर्टिलाइजर, अब देखो जैव एक लाइन की यहाँ परिभाषा है, जैव बायो फर्टिलाइजर्स वे सूक्ष्म जीवधारी जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके उसको लाभ पहुंचाते हैं, पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, उन्हें हम जैव उर्वरक कहते हैं। केवल पौधों की बात हम कर रहे हैं, कृषि की बात कर रहे हैं। जैव नियंत्रक भी कृषि से ही है, जैव उर्वरक भी कृषि में ही है। तो जो सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरा शक्ति को विभिन्न तरीके से
बढ़ाकर और फसलों की वृद्धि में सहायता कर रहे हैं, उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक कह रहे हैं। यहाँ भी 3 तरह के जैव उर्वरक का नाम है, यहाँ ध्यान दोगे। बैक्टीरियल जैव उर्वरक, साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरक और माइकोराइजा जैव उर्वरक। 3 को नाम याद करना है। कहीं कहीं माइकोराइजा के बारे में थोड़ा हमने लिख दिया है यहाँ। 3 जैव उर्वरक हैं। कौन कौन? बैक्टीरियल जैव उर्वरक, बड़ा आसान है। आप इसके पहले जब पोषण हम पढ़ा रहे थे तो उसमें जितने द्विदलीय पौधे हैं उनके जड़ों के गांठों में राइजोबियम नामक सहजीवी बैक्टीरियल उर्वरक है, वो फर्टिलाइजर है। शायद आप इस बात को न जाने, जो कृषि करने वाले, खेती करने वाले लोग हैं, दलहन फसलें जब होते हैं द्विबीजपत्री, तो उसको काटने के बाद उसकी जड़ें तो रह जाती हैं जमीन में, उसको काटने के बाद फसलों को एक बीजपत्री, जैसे मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, एक बीजपत्री फसल होते हैं। उनको अलग से खाद देने की जरूरत नहीं है, रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुधाली पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक सहजीवी बैक्टीरिया, जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रेट बनाता है। ये नाइट्रेट घुलनशील होती है, जिसे पौधा अवशोषित करके प्रोटीन बनाता है। जब तक नाइट्रोजन नहीं मिलेगी प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो ये उर्वरक जैव है, उर्वरक का काम किया, फर्टिलाइजर का काम किया, और अब इसमें नुकसान होने वाला कुछ नहीं है। जो रासायनिक खाद आप दे रहे हो तो उससे माइक्रोस जो जमीन के अंदर है, बैक्टीरिया वगैरह जो है, जो उसको नुकसान करेगा। और केंचुआ वगैरह जो होंगे, जो मिट्टी की स्वतः उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहे हैं, उनकी भी मरने की संभावना हो जाएगी। बहुत तरह के जीव हैं, बहुत तरह के जीव हैं। नाइट्रोजन चक्र कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम आएगा जो जीवन बचाने में, इसलिए हमने कहा नो बैक्टीरिया नो लाइफ। प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जीवाणु बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया ना राइजोबियम, इस तरह से ये जीवाणु काम किया। और दूसरा साइनोबैक्टीरिया, इसको हम नीलहरित शैवाल के नाम से भी कह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये उर्वरक है, देखो, साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक, साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। ये स्वपोषित सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, स्वपोषित सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया नहीं है, साइनोबैक्टीरिया कहा जा रहा है इसको, लेकिन ये बैक्टीरिया जीवाणु नहीं है। जीवाणु राइजोबियम हमने नाम बताया। और बहुत सारे जीवाणु मिट्टी में पाए जाते हैं। अमोनिफाइंग जीवाणु होते हैं, नाइट्रीफाइंग जीवाणु होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरक कहा जा रहा है। साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरक, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया ये है, बैक्टीरिया जैव। साइनोबैक्टीरिया माने एक तरह का शैवाल है, सूक्ष्म जीव। शैवाल हरी होती है, एल्गी शैवाल हरी होती है, जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। देखो यहाँ दिया गया, ये स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं। ये जल थल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। मिट्टी में भी पानी में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, विस्तृत रूप में पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसका 2 उदाहरण बड़ा सुंदर है, 3 उदाहरण दे सकते हो। नॉस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटोरिया। ये ज़्यादा जल में उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। जल के अंदर ये शैवाल होते हैं, तो कोई हमने लिख भी दिया है, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये नील हरित शैवाल, नील ब्लू ग्रीन एल्गी अंग्रेजी में कहेंगे, नील ब्लू हरित ग्रीन शैवाल एल्गी। ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक जो मैटर है उनको बढ़ाने में ये नील हरित शैवाल। धान की खेती में ऑसिलेटोरिया जो हमने नाम बताया, या नॉस्टॉक वगैरह का, इस शैवाल का धान में बड़ा महत्व है। पानी में ये उर्वरा शक्ति बढ़ाने में खूब मदद करते हैं। इसलिए साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक इनको कहते हैं। बैक्टीरिया नहीं है, ध्यान दोगे। ये क्या है? शैवाल है। नॉस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटोरिया, देखिए यहाँ ऑसिलेटोरिया। माइकोराइजा जैव उर्वरक, माइकोराइजा यह एक तरह का सहजीवी ये भी है। बड़े बड़े पौधों में पाइनस साइकस के जड़ों में एक कवक फंगस का एक सूत्र, हाइफा जो होता है उसका सूत्र होता है फंगस में, मतलब उसको हाइफी कहते हैं। तो माइकोराइजल हाइफी उसके जड़ों पर
एक जाल जैसा बना लेता है और वो फास्फोरस वगैरह मिट्टी से उस पौधे को प्रदान करता है। बड़ा सुंदर काम करता है। देखो यहाँ हमने लिख दिया है माइक्रोराइजर, यह कवक फंगस, देखो यहाँ है फंगस कवक तथा उच्च वर्गीय, इसको जो ध्यान से देख लोगे हर किताब में मिलेगा नहीं। यह कवक फंगस तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी संबंध बनाता है। जैसे कुछ पौधे हैं, चीड़ वगैरह के पौधे या साइकस वगैरह के प्लांट, ठीक ना, पाइनस साइकस, उनकी जड़ों पर तो बड़े बड़े पेड़ हैं, उच्च वर्गीय पेड़ हैं, इनकी जड़ों पर माइक्रोराइजल हाइफी जो है बनाते हैं। यहाँ हमने नाम दिया मोनोट्रोपा, राइजोपेगम नियोटिया। ये जो संबंध है सहजीवी हुआ ना, सहजीवी एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हुए, लेकिन माइक्रोराइजा लाभ पहुँचाता है, वहाँ बैक्टीरिया लाभ पहुँचाता है। राइजोबियम वो सहजीवी जीवाणु है, ये माइक्रोराइजा है, ये सहजीवी बनाते हैं, लेकिन उच्च वर्गीय पौधों के जड़ों पर बनाएंगे और कहीं नहीं, जड़ों में पाए जाते हैं और ये उसको फास्फोरस वगैरह अवशोषित करके जमीन से इसको पहुँचाते रहते हैं, इनको भी लाभ मिलता रहता है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो नियोटिया, यहाँ मोनोट्रोपा, राइजोपेगम नियोटिया, इस संयोजन में संबंध बनता है ना दो का। जैसे ये माइक्रोराइजा सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोराइजा क्या है, सूक्ष्म है, माइक्रो सब माइक्रोब्स ही बता रहे हैं, जैव और माइक्रोब्स हैं। ये भी हेडिंग तुम्हारी हमेशा ध्यान रखूँगा, सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, बड़े बड़े कोई भूमिका, पेड़ बड़ा है लेकिन वो सूक्ष्म जीव उसको लाभ पहुँचा रहे हैं, वो वृद्धि कर रहा है तो उससे हमको लाभ मिल रहा है, ऐसा चेन है। इस संयोजन में कवकीय सहजीवन, कवक फंगस का सहजीवन मिट्टी से फास्फोरस का अवशोषण करके उसे पौधों में भेजता रहता है। एक तरह का वैम, VAM, हमने यहाँ एक उदाहरण लिखा, वैम एक तरह का माइक्रोराइजल, ये भी खाद का काम करता है। वैम इसका नाम है वेसिकुलर, V से वैम, वेसिकुलर, ये नाम किताब में मिलेगा। आर्बुस्कुलर माइक्रोराइजा, ये फास्फेट पोषण में सहायता, फास्फोरस के पोषण में सहायता करता है। ये दो सूक्ष्म जीव हो गए, इसमें बहुत सारे रोग हो गए। इसमें हमने इसके पहले किस तरह से वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी बॉडी की कैसे हम बढ़ाते हैं, इसमें बड़ा ध्यान देना है। छोटा सा ये 4 नंबर चैप्टर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर चैप्टर आगे।